नमस्कार साथियों, मैं मारूफ बिन रहमानी लेकर आया हूं मैं आपके लिए देश, दुनिया एवं अपने राज्य बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों को केडीबी इंडिया पर। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच अब लोगों को इसके वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार पूरी दुनिया में इस समय 21 से ज्यादा वैक्सीनों का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। वैक्सीन को विकसित करने की प्रक्रिया में रूस सबसे आगे दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस 2 दिनों के बाद यानी 12 अगस्त को अपने पहले कोरोना वैक्सीन का पंजीकरण कराएगा। रूसी अधिकारियों और विशेषज्ञों के दावे के मुताबिक यह दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन होगी। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में अभिनेता और उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेकर नया खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मौत से कुछ दिन पहले सुशांत का रिया से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। इस दौरान दोनों के बीच मारपीट भी हुई थी, जिसके बाद रिया घर छोड़कर चली गई थी और उन्होंने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच का यह झगड़ा एक दूसरे के परिवार को लेकर हुआ था। 5 अगस्त को अयोध्या में हुए राम मंदिर भूमि पूजन के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम के जीवन और राम मंदिर के मॉडल पर आधारित एक डाक टिकट जारी किया था। इसकी डिमांड भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ रही है। लोग इसे सहज कर रखने के लिए खरीद रहे हैं ताकि वे आने वाली पीढ़ियों को दिखा सके। डाक विभाग के पास इसकी 60,000 प्रतियां उपलब्ध थी। 4 दिनों में अयोध्या शोध संस्थान ने 5,000 टिकट खरीदे हैं। इसके लिए 12 लाख रुपये डाक विभाग को अदा किए गए। वहीं 500 टिकट डाक ऑफिस लखनऊ अयोध्या से खरीदे गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में रविवार को LOC से घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। 2 की हालत गंभीर है। इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। PRO लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि कुछ आतंकवादी शुक्रवार को कृष्ण घाटी सेक्टर में LOC पार कर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी गोलीबारी में एक आतंकी ढेर हो गया और 2 घायल हो गए। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने एक बार फिर दावा किया है कि भगवान श्री राम की जन्मस्थली नेपाल का चितवन जिला है। इसी जिले में माडी नगर पालिका क्षेत्र है। इसके एक क्षेत्र का नाम अयोध्या पुरी है। शनिवार को ओली ने इस क्षेत्र के अधिकारियों से फोन पर बातचीत की। उन्हें राम, लक्ष्मण और मां सीता की प्रतिमाएं लगाने के आदेश दिए। अफसरों से कहा अयोध्या पुरी को ही असली अयोध्या के तौर पर प्रोजेक्ट और प्रमोट करें। नेपाल के अखबार हिमालयन टाइम्स के मुताबिक ओली ने माडी और चितवन के अधिकारियों और नेताओं से 2 घंटे फोन पर बातचीत की। आगे बातचीत के लिए उन्हें काठमांडू भी बुलाया गया। ओली ने कहा मुझे भरोसा है कि भगवान राम का जन्म नेपाल के अयोध्या पुरी में हुआ था, भारत के अयोध्या में नहीं। मेरे पास सबूत है जो साबित कर देंगे कि भगवान राम का जन्म नेपाल में ही हुआ था। लॉकडाउन के दौरान भारत में कोरोना वायरस से बचने को लेकर काफी जागरूकता देखी गई। देश भर में लोग मास्क पहने और एक दूसरे से दूरी बनाते हुए नजर आने लगे। हालांकि ये सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चला। पाबंदियों में ढील मिलते ही लोग महामारी को बुलाकर लापरवाह हो गए। भीड़ में ट्रेवलिंग और शादियों का माहौल फिर लौट आया। शायद यही वजह है कि लॉकडाउन के शुरुआत में संक्रमितों का आंकड़ा 691 था, लेकिन अब 20 लाख को पार कर गया है। राजधानी दिल्ली भी सबसे ज्यादा संक्रमण वाले शहर में से एक है। दुनिया भर में कोविड-19 की 5 वैक्सीन सबसे ज्यादा चर्चे में है। ये ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण में है और अब तक सामने आए नतीजों में सुरक्षित साबित हुई है। जैसे जैसे ये ट्रायल के अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, दुनिया में कीमत पर बहस भी बढ़ रही है। इन वैक्सीन को तैयार करने वाली फर्म ने इनकी संभावित कीमतों की ओर इशारा किया है। इस बीच रूस ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन सितंबर-अक्टूबर तक उपलब्ध हो जाएगी। देश और दुनिया के बड़े नेता समय समय पर हिंदी को लेकर उनका प्रेम जाहिर करते रहते हैं। इसी कड़ी में एक नाम ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई का भी जुड़ गया है। रविवार को खामेनेई ने 8 भाषाओं में ट्विटर पर अकाउंट खोले। इसमें से एक अकाउंट हिंदी भाषा में भी है। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर खासी चर्चा हो रही है। इसके साथ ही खामेनेई ने फारसी, अरबी, उर्दू, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन और अंग्रेजी में भी अकाउंट शुरू किया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से बीते दिन आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम उठाया जाएगा। अब करीब 101 घातक हथियारों और जरूरत के सामानों को भारत में ही बनाया जाएगा। आने वाले वक्त में इनका इंपोर्ट बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की माने तो 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पर भाषण देंगे तो आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नई रेखा खींचेंगे। एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में 101 सामानों को घर में बनाने का फैसला काफी बड़े विजन वाला फैसला है। इसी को आगे बढ़ाते हुए 15 अगस्त को PM मोदी आत्मनिर्भर भारत की ओर एक नई लकीर खींचेंगे।
राजस्थान में 14 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। इसके पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। सोमवार को सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। पायलट की कांग्रेस में वापसी का फॉर्मूला तलाशा जा रहा है, लेकिन पार्टी ने साफ किया है कि मुख्यमंत्री पद के बारे में कोई बात नहीं होगी। पायलट अगर लौटना चाहे तो एडजस्टमेंट के लिए कुछ समय इंतजार भी करना पड़ेगा। कोरोना संकट के बीच एक और बुरी खबर है। पटना एम्स के डॉक्टरों ने 14 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने एम्स प्रबंधन को इस बारे में जानकारी दे दी है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने अपनी पुरानी मांगों को लेकर 13 अगस्त तक फैसला लेने को कहा है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि अगर 13 अगस्त तक उनकी मांगें नहीं मांगी गई तो वो 14 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। भारत और पाकिस्तान में अब इंडस वाटर कमीशन की बैठक को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना वायरस को देखते हुए भारत ने पाकिस्तान के सामने वर्चुअल मीटिंग का प्रस्ताव रखा है। हालांकि पाकिस्तान अटारी बॉर्डर पर मीटिंग करने की बात पर अड़ा हुआ है। कोरोना की वजह से मार्च में प्रस्तावित बैठक को टालना पड़ा था। पिछली बार भारत पाकिस्तान की परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग अगस्त 2018 में लाहौर पाकिस्तान में हुई थी, जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व इंडस वाटर के भारतीय कमिश्नर पीके सक्सेना ने किया था। कोरोना वायरस का गढ़ वुहान से चौंकाने वाली बात सामने आई है। यहां कोरोना से रिकवर होने वाले 100 में से 90 लोगों के फेफड़े में खराबी देखी जा रही है। सरकारी चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक वुहान के एक बड़े अस्पताल में कोरोना से उबरने वाले मरीजों के एक समूह की जांच की गई। जांच में 90 मरीजों में फेफड़े खराब होने की बात सामने आई। इसका मतलब है कि उनके फेफड़ों से ऑक्सीजन का फ्लो अब स्वस्थ लोगों की तरह नहीं हो पा रहा है। वहीं 5% मरीजों में दोबारा संक्रमण मिलने पर उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। पिछले महीने की 18 तारीख को सेना ने कश्मीर के शोपियां में जिन 3 आतंकियों का एनकाउंटर किया वो राजौरी के रहने वाले मजदूर थे। पुलिस के मुताबिक इस ऑपरेशन का पहला इनपुट सेना को मिला था और सेना ने एनकाउंटर शुरू कर दिया, जबकि सेना का कहना है कि यह फेक एनकाउंटर नहीं था और इसकी जांच जारी है। वहीं 21 दिन बाद मारे गए 3 लड़कों के परिवार वाले सामने आए हैं और उनका कहना है कि जिन 3 लोगों को आतंकवादी बताकर मार डाला गया वो उनके बच्चे हैं। ये लड़के राजौरी के रहने वाले हैं और मजदूरी करने कश्मीर के शोपियां में गए थे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने शनिवार को एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के जरिए उसने भारत के बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स अभियान का मजाक उड़ाया। इसके लिए उसने चीन के कस्टम डिपार्टमेंट का डेटा शेयर किया, जिसके मुताबिक चीन का भारत को होने वाला एक्सपोर्ट बढ़ा है। जून में जहां $4.78 अरब का एक्सपोर्ट हुआ था, जुलाई में $5.60 अरब का एक्सपोर्ट हुआ। हालांकि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डेटा इससे अलग कहानी बयां करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डेटा के मुताबिक चीन से होने वाली इंपोर्ट में कमी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया। मोदी ने कहा कि इस नेटवर्क से अंडमान निकोबार के लोगों को सस्ती और तेज इंटरनेट सेवा मिल सकेगी। व्यापार बढ़ाने के लिए ग्रेट निकोबार में 10,000 करोड़ की लागत से पोर्ट बनाने का भी प्रस्ताव है। 2300 किमी लंबा केबल बिछाने का लागत 1224 करोड़ रुपए आई। 2018 में इसकी नींव मोदी ने ही रखी। केबल से पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान कार निकोबार, कोरमाता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत को भी जोड़ा जा सकेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव कब होंगे, इसको लेकर बीजेपी में काफी वक्त से माथापच्ची चल रही है। कोरोना महामारी से पैदा हुए हालात, उसके बाद बाढ़ की स्थिति में चुनाव कराने में क्या दिक्कतें होगी, इस पर लगातार चर्चा चल रही है। जानकारी के मुताबिक बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं ने केंद्रीय आला कमान को बताया है कि बिहार में हालात चुनाव कराने के लिए अनुकूल नहीं है। बताया जा रहा है कि अधिकांश नेता और कार्यकर्ता बिहार में चुनाव टालने की पक्ष में हैं। इससे पहले बीजेपी ने बिहार के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एक ऑनलाइन सर्वे भी कराया था। बताया जा रहा है कि अधिकांश नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस ऑनलाइन सर्वे में बताया है कि बिहार में इस वक्त चुनाव कराने का माहौल नहीं है और ऐसे में चुनाव टाल दिया जाना चाहिए। कुछ नेताओं व कार्यकर्ताओं का ये भी मानना है कि कोरोना महामारी और बाढ़ के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम ठीक नहीं रहा है और ऐसे में अगर इस वक्त चुनाव कराए गए तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है।
बिहार में जिलावार कराए गए इस ऑनलाइन सर्वे के जरिए बीजेपी आलाकमान ये जानने की कोशिश कर रही है कि बिहार में महामारी और बाढ़ के बीच चुनाव कराया जाना चाहिए या नहीं। बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित है। अगर राज्य में तय समय पर चुनाव कराना है तो चुनाव की अधिसूचना सितंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में ही जारी करनी होगी। चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग तैयारी तो करवा रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण और बाढ़ की स्थिति ने उसके सामने मुश्किल पैदा कर दी है। मणिपुर में एनडीए सरकार की काबिज रहेगी, इसका फैसला आज हो गया है। एन बीरेन सिंह की सरकार ने फ्लोर टेस्ट में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सरकार के पक्ष में 28 जबकि विरोध में 16 मत पड़े। सदन में भाजपा के 28 विधायक मौजूद थे, जबकि कांग्रेस के केवल 16 विधायक सदन में मौजूद रहे। 8 विधायक अनुपस्थित थे। विश्वास मत के बाद कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए KDB इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।